हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और आज हमारा एक नया टॉपिक लगा हुआ है साइंस का, जो हमारा साइंस प्रैक्टिस प्लस थ्योरी का बैच चल रहा है। इसमें हमारी आज क्लास मैटर की होगी, द्रव्य के बारे में जान रहे होंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई पिछली वीडियो जाके आप देख सकते हैं और मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। और पीछे की वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं और बहुत सारी थ्योरी कराई है। आपको ज़रूर वहाँ से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, इस बात का आपको गारंटी देते हैं। और इस क्लास की जो हम करा रहे हैं ये वाली PDF से करा रहे हैं। ये वाली PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा रही है। इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ से लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से और ये सब PDF देख पाएंगे जो हम पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन का जितना कंटेंट चल रहा है आपको मैक्सिमम देने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे भाई, अगर आप डेली हमारी वीडियो देखने आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दिया करो वीडियो को, और अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। थोड़ा सा वीडियो को सपोर्ट करिए मेरे भाई। और आओ शुरू करते हैं आज की क्लास को। मेरे भाई, मैटर की बात करें तो मैटर में आज आपको पढ़ने को मिलेगा बहुत कुछ, और बहुत कुछ जान के जाओगे। यकीन मानिए, आपने ऐसा कंटेंट कभी नहीं पढ़ा होगा जैसा हम पढ़ाने वाले हैं। मैं जो बोलता हूँ वही होता है। मैं बोल दिया कि ऐसा कंटेंट नहीं पढ़ा होगा तो नहीं पढ़ा होगा मेरे भाई। आज हम मैटर के बारे में वो बात करने वाले हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ी होगी इसके बारे में। आ जाओ। हाँ, हालांकि आपने ठोस द्रव गैस पढ़ा होगा, लेकिन आज इस स्टेट की भी बात करेंगे जिसने आपने कभी नहीं सुना होगा। क्यों बताओ? हाँ, ये हम बात करेंगे मैटर की। मैटर होता है हमारा द्रव्य, इसको हिंदी में पदार्थ कह देते हैं। हम कहें तो द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो हमने कक्षा 10 की क्लास तक हमने ठोस द्रव गैस खूब पढ़ा होगा। जो ठोस द्रव गैस पढ़ा है उससे भी बढ़ के कुछ है, उससे भी हट के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं मेरे भाई। मैंने कहा जो आपको इसमें दिख रहे हैं, मैंने कि द्रव की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। हमें ऐसा कहना चाहिए, ठोस, तरल और गैस बोलना चाहिए। पहली बात, पहली चीज को सही करना। हमारा होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। हिंदी में होता है ठोस, तरल और गैस। चौथी स्टेट हमारी प्लाज्मा स्टेट होती है, और 5वीं स्टेट होती है बोस-आइंस्टीन कंडन स्टेट, बोस-आइंस्टीन संघनन वाली स्टेज। और मैंने कहा ये बताओ, कभी कभी बोलता है कि सर फ्लूइड क्या होता है, द्रव क्या होता है। मैंने कहा द्रव का मतलब होता है अगर लिक्विड और गैस का मिक्सचर कर दें। किसका? लिक्विड और गैस का मिक्सचर कर दें, जो बन के आएगा वो आपका फ्लूइड बन के आएगा। जब हम फ्लूइड की बात करेंगे तो आप द्रव समझेंगे। लिक्विड एक स्टेट है हमारे किसकी? मैटर की। मैटर के बारे में बहुत सारी बातें होने वाली हैं, यकीन मानिए। मैंने कहा फ्लूइड की परिभाषा अगर हम आपके सामने डिफाइन करें तो आप ये कहेंगे सर फ्लूइड को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फ्लूइड की परिभाषा होगी विच कैन फ्लो, जो बह सकता है वही फ्लूइड है। फ्लूइड क्या है? जो बह सकता, विच कैन फ्लो, जो बह सकता है वही हमारा द्रव है, वही हमारा फ्लूइड है। बात समझ में आई? जो द्रव है वो लिक्विड और गैस का मिक्सचर है। कहें तो तरल और गैस का मिक्सचर द्रव होता है, और जो तरल है ये एक स्टेट है हमारे मैटर की। समझ पाए द्रव की? ये तरल और गैस का मिक्सचर को फ्लूइड बोला जाता है। असल में आपके हैबिट में आ गया है कि द्रव का मतलब वही है फ्लूइड। आपको द्रव का मतलब लिक्विड समझते हो आप। द्रव का मतलब लिक्विड नहीं है। लिक्विड वो होता है, लिक्विड वो होती है जो एक स्टेट होती है, इसको तरल कहते हैं, और द्रव का मतलब होता है फ्लूइड। चीजें दिमाग में सेट हो चुकी पहले से कि द्रव कहोगे हम तो सर वही समझेंगे लिक्विड। नहीं, द्रव का मतलब होता है फ्लूइड। द्रव फ्लूइड तब बनता है जब हमारा लिक्विड और गैस का मिक्सचर हो जाता है ना। आ गया तो आपको एक चीज नहीं मिलेगी यहाँ पर देखने को। इसमें देख रहा होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। आपने नाम जरूर सुना होगा, अगर पिछली क्लास में कभी साइंस पढ़ी है तो आपको आर्किमिडीज के बारे में सुना होगा। और आर्किमिडीज भाई साहब ये मान लो एक प्रकार के राजा महाराजा थे। और आर्किमिडीज भाई साहब ने ये बोला, अपने एक शोध करता होगा, उससे कहा कि हमारे पास सोना है और हमें सोने को शुद्ध करना है, हमें सोने की प्योरिटी जांचनी है। ये जो हम सोना लाए हैं ये प्योर है भी या नहीं। अब तो हालांकि सोने को जांचने वाली मशीनें आ गई, मशीन में रखते ही बता देता है इतने % इसमें गोल्ड है, इतने % मिक्सचर है, इतने % इम्प्योरिटी मिली हुई है, इसमें कहते हैं इसमें क्या क्या मिला हुआ वो सब बता देते। तो मशीनें बड़ी बड़ी आ गई। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जब आर्किमिडीज भाई साहब के पास सोना था तो उन्होंने कहा इसका पता लगाइए। कि आर्किमिडीज से कहा गया कि ये सोने की प्योरिटी कैसे पता लगाएंगे। तो इन्होंने धातुओं की शुद्धता के बारे में भी इन्होंने खोज करी थी आर्किमिडीज ने। जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसमें एक चीज और करने वाले हैं। क्या? मैंने कहा अगर कोई पदार्थ है, अगर कोई पदार्थ इन्होंने देखा, अगर हम कोई चीज ऐसी है, मान लिया ठोस, मान लिया कैसी भी जान लो, उसको पानी में डालते हैं। एक भरा हुआ पूरा का बीकर था और उसमें वो चीज डाली तो उसका पानी बाहर निकल गया।
जब पानी बाहर निकल गया तो इन्होंने दिमाग लगाया आर्किमिडीज ने कि इसका मतलब ये है कि जो पानी निकला है, जो पानी निकला उन्होंने देखा कि जो इसका वॉल्यूम था वही पानी निकला उसका आयतन था। ये बात इन्होंने ऑब्जर्व कर रही थी वाली बात। इसकी परिभाषा पे तो बात में आएंगे, पहले समझिए क्या मैटर था। इन्होंने ये देखा कि जब इसमें कोई बॉल डालने पर जो पानी बाहर निकला उसका आयतन उतना ही था जितना बॉल का आयतन था। तो इन्होंने इनको ये लगा, देखो अब परिभाषा की बार पढ़िए, जब कोई वस्तु किसी द्रव में होती है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। मैंने कहा अगर कोई, हम ऐसे खड़े हुए हैं तो हमारा mg नीचे की तरफ है, वेट नीचे की तरफ है, वेट नीचे की तरफ है ना। मैंने कहा हमारा वेट नीचे की तरफ, मैंने कहा W नीचे की तरफ। मैंने कहा जब कोई चीज द्रव में होती है तो उसके नीचे से एक बल काम करता है द्रव के अंदर, उसको कहते हैं बुओयंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स, कहते हैं उत्प्लावन बल। ये कहने वाले थे आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बड़े आराम से समझ जाएंगे और कहीं भूलने की कोशिश मत करना, जैसे हम बता दें वैसे। जब कोई वस्तु किसी द्रव में होती है तब उस पर दो बल कार्य करते हैं, एक नहीं दो बल। अगर हम ऐसे ही खड़े हुए तो मेरे ऊपर एक बल कार्य कर रहा है जो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ बल कार्य ना करे तो भाई साहब हम खड़े नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे मेरा बल है ना, जो हमारा वेट है वो नीचे की तरफ है। तो मैंने कहा इसके नीचे की तरफ जो W बराबर mg कार्य करता है, उसके अलावा वस्तु का भार W नीचे की ओर और द्रव का उत्प्लावन बल ऊपर की ओर, ऐसा। अच्छा, ये कहने वाले थे आर्किमिडीज। और उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज अगर हम पानी में डालते तो उसके वेट में कमी आ जाती है, उसके भार में कमी आ जाती है। और बोले ये भार में कमी होगी ना, उसके भार में कमी आएगी, वो किसके कारण होगी? तो कह रहा बुओयंट फोर्स के कारण, कहे तो उत्प्लावन बल के कारण। जो उसके भार में कमी आ रही है वो उत्प्लावन बल के कारण आ रही है। जितना उत्प्लावन बल नीचे से लगेगा उतनी ही उसके भार में। मैंने कहा मान लिया कि इसका नीचे की तरफ इसका वेट था मान लिया 10 न्यूटन, कितना 10 न्यूटन। मैंने कहा 10 न्यूटन मान लिया, इसका एक बार पेन लेते हैं ऊपर से और आपको एक ही बार में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मान लिया ये वाली कोई चीज है और इसका वेट था मेरे भाई 10 न्यूटन, मान लिया इसका 10 न्यूटन वेट था नीचे की तरफ, इसका 10 न्यूटन वेट नीचे की तरफ था और नीचे से जो बल लगाया उत्प्लावन बल और नीचे से बल लगा 5 न्यूटन का, तो इसके जो भार में कमी आएगी वो 5 न्यूटन की कमी आ जाएगी। अब इसका वेट रह जाएगा 5 न्यूटन पानी में जाने पे। तब कभी कहा जाता है कि कोई वस्तु जब पानी में जाती है उसका वेट कम फील क्यों होता है? वो उत्प्लावन बल के कारण होता है। जितना उत्प्लावन बल नीचे से लग रहा होता है उतना ही वेट कम फील होता है। अगर आपने 5 न्यूटन का बल नीचे से लगा दिया, उत्प्लावन बल नीचे से 5 न्यूटन काम कर रहा है, तो उसका वेट ऊपर से 10 न्यूटन लग तो रहा है, जिसका मान लिया किसी वस्तु का भार W बराबर, अरे किलोग्राम तो नहीं सोच रही हो तुम, 10 न्यूटन ही होगा ना। अरे भाई भार का मात्रक न्यूटन होता है, W बराबर mg, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। मैंने कहा मान लिया 10 न्यूटन उसका वेट था, जब उसको पानी में डाला तो नीचे से 5 न्यूटन उत्प्लावन बल लगा, तो उसके भार में कमी 5 न्यूटन आएगी। और इसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा, भार में कमी बराबर जितना उत्प्लावन बल लग रहा होगा। और इसका जो भार की कमी आएगी उस वस्तु के द्वारा जो डिस्प्लेस किया जाएगा, जो लिक्विड, मान लिया एक बॉल गई, एक पूरा फुल भरा हुआ था बीकर, और उसमें जैसे ही बॉल की पानी बाहर निकल गया और बॉल अंदर चली गई, तो जितना पानी बाहर निकला है हटाएंगे द्रव का भार होगा ना, उतने ही उसके भार में कमी आ जाएगी। जो हमने कहा कि एक बॉल 1 किलो की थी और पानी में ले गए, पानी में ले गए, वो आधा किलो की लग रही, इसका मतलब आधा किलो पानी बाहर की तरफ निकल गया है, ये कहना चाह रहे हैं। यही तो सिद्धांत था आर्किमिडीज का। आर्किमिडीज ने कहा कि ऐसा इसलिए हो पा रहा है कि उसके नीचे से एक उत्प्लावन बल कार्य करता है, उसके भार में जो कमी आती है वो उत्प्लावन बल जितना कार्य करता है उतनी कमी आ जाती है। ये देखो मैंने कहा ये नीचे से हमारा लग रहा है FV बुओयंट फोर्स, कहें तो उत्प्लावन बल, और नीचे की तरफ लग रहा है W बराबर mg। जो mg नीचे की तरफ लग रहा है और नीचे से लग रहा है उत्प्लावन बल, तो इसके भार में कमी होगी, जो जितना फोर्स ही लगेगा उतनी भार में कमी आ जाएगी। ये कहने वाले थे हमारे आर्किमिडीज। यही मैंने परिभाषा को यहाँ पर लिखने की कोशिश करी है, कंक्लूड करने को कैसे ऐसे करा मैंने, एक बार इस पे ध्यान देना। ये वाली चीजें डायरेक्ट आ जाती पेपर में कि किसी वस्तु के द्रव में ले जाने पे उसके भार में कमी होती है, वो उसके बुओयंट फोर्स जो उत्प्लावन बल लग रहा होता है नीचे से उतने के बराबर, या फिर जो हटाएगी द्रव के भार के बराबर होती है। जो भार में कमी आएगी उतना ही पानी बाहर निकल जाएगा, जितना वेट आप उसके भार में कमी आएगी। कोई चीज मान लिया एक 100 क्विंटल की चीज है, आप ऐसे ना उठाओ ना, लेकिन पानी में उठा सकते हो आप। क्यों? क्योंकि पानी में उसके नीचे से उत्प्लावन बल कार्य कर रहा है, क्योंकि उसका उत्प्लावन में जितना वेट कम कर रहा है उतना ही आपको कम फील हो रहा है वेट। मान लिया 100 किलो की थी, अगर उत्प्लावन बल नीचे से पता चला 60 न्यूटन लग रहा है, तो वाली चीज आपको 40 न्यूटन की लगेगी 100 किलो वाली।
100 न्यूटन की कोई चीज थी, 100 न्यूटन उसका वेट था और पानी में नीचे से 60 न्यूटन उत्प्लावन बल लग रहा है, तो आपको पानी में जाने पर उस चीज का वेट सिर्फ 40 न्यूटन लगेगा। 40 न्यूटन को इधर उधर बढ़ा रहे होगे आप, तब तो कहते हैं पानी में कोई चीज आराम से ढकेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे से जितना उत्प्लावन बल लगता है उतना ही उसका वेट कम हो जाता है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख रखा है कि किसी वस्तु के भार अधिकतम किस में होगा? अगर पानी में रख देंगे तो भार कम फील होगा। मैंने कहा कि उसका सबसे कम एयर में, वाटर में, या हाइड्रोजन गैस में, या वैक्यूम कर दे, निर्वात का मतलब हवा को निकाल दें, निर्वात में उसका वेट सबसे ज्यादा फील होता है। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस पड़ेगा एयर में भी, लेकिन सबसे ज्यादा फील होगा वो निर्वात में। हवा का जो रेजिस्टेंस होता है उसको 0 मान लो, हवा का घर्षण 0 मान लो, है ना, तो इसका मतलब निर्वात में हवा ही नहीं रहेगी, फिर उसका जितना वेट होगा वो अधिकतम फील होगा, ये कहना चाह रहे हैं। और जो आर्किमिडीज का सिद्धांत था उसको शायद आप समझ पाए होंगे। जो आर्किमिडीज हमारी ये कह के गए हैं, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में होती है तो उस पर 2 बल कार्य करते हैं, और जब हम अगर ऐसे खड़े हैं तो हम पर सिर्फ 1 बल कार्य कर रहा है, नीचे की तरफ W बराबर mg, हमें सिर्फ एक काम कर रहा है, W बराबर mg। लेकिन ये जब पानी में होता है, किसी द्रव में होता है, तो इसमें एक फोर्स कार्य करता है, वस्तु का भार नीचे की तरफ और द्रव का उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ। अच्छा, इसका भी फॉर्मूला और बाद में पढ़ेंगे, पहले आप इसकी थ्योरी को समझ लो एक बार, और इसको बहुत जल्दी कंप्लीट कर पाओगे आप। आपके सामने शायद ये वाला क्वेश्चन मैंने लगा भी रखा है विद ऑप्शन। एक बार इस वाले क्वेश्चन को देखो। ये कह रहा है यदि किसी वस्तु को पानी में डूबते रहने पर तौला जाता है तो उसके भार में तुलना में उसके भार में क्या होगा? मतलब हवा की अपेक्षा उसके भार में क्या आएगी? मतलब हवा में तौल लो किसी चीज को और उसके बाद पानी में तौलो जाके, तो पानी में उसके भार में क्या आएगी? डिक्रीज हो जाएगा, कमी हो जाएगी। बात समझ में आ रही मेरी भाई? और इसके आगे आप पढ़ेंगे, देखो अब आगे आ जाऊं, अब दोबारा से मैंने देखा, अगर हम ये कहें यदि किसी वस्तु द्रव्य में पूर्ण रूप से डूबी हो, अगर कोई वस्तु द्रव में मतलब पूर्ण रूप से ये डूब के आ गई है, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैंने कहा कोई चीज है ना वो डूब के नीचे आ गई है, मैंने बॉल डाली, ठोस थी, वो इसमें नीचे आ गई और ये पानी निकल के इसमें गिर गया, बाहर निकल गया। जितनी ये बॉल थी इसका आयतन, उतना ही पानी का आयतन बाहर निकल गया। मैं कह रहे यदि कोई वस्तु द्रव्य में पूर्ण रूप से डूबी हो तो वस्तु का आयतन जितना होगा, इस वस्तु का जितना आयतन होगा बराबर हटाए गए द्रव का आयतन भी बराबर होगा, जो बाहर निकल गया आयतन ये भी इस बॉल के बराबर होगा आयतन के, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, बराबर होगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, कभी कभी कोई चीज पूरी डूबती नहीं है, आपके तो आधी डूबती है आधी अंदर रहती है। मैंने अगला कॉन्सेप्ट यही लिख रखा है, जो आपके दिमाग में डाउट नहीं आ सकता वही लिख दिया मैंने। यदि कोई वस्तु 30% डूबी हुई है, कोई वस्तु ऐसी डूबी हुई है, मान लिया कि ये 30% इतनी डूबी है और इतनी ऊपर चल रही है, और 30% अगर डूबी हुई है, यदि पानी का आयतन बराबर वस्तु का 30% आयतन, जो हमारा पानी का आयतन बाहर निकलेगा अगर 30% डूब गई है, मान लिया कि एक लबालब भरा हुआ था एक बीकर और उसमें कोई वस्तु डाली और उसका 30% भाग डूब गया, बाकी ऊपर तैर रहा है। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है। मैंने कहा उसका 30% अगर भाग नीचे डूब गया है किसी वस्तु का और 30% भाग डूबा है, तो जो पानी बाहर निकला होगा वो वस्तु के आयतन का 30% होगा। अगर हमारी वस्तु 40% डूब जाएगी तो जो बाहर पानी निकलेगा ना वो वस्तु के आयतन का 40% होगा। अगर हमारा आधा पानी बाहर निकल रहा है, अगर हमारी आधी वस्तु डूबी हुई है आधी ऊपर चल रही है, इसका मतलब जो पानी का आयतन होगा ना वो वस्तु के आयतन का आधा होगा। वो समझ पा रहे? अगर हमारी वस्तु का आयतन 5 लीटर क्यू है, अगर वस्तु का आयतन 5 लीटर क्यू है और आधी डूबी है और आधी ऊपर चल रही है, तो पानी निकलेगा ना वो 2.5 लीटर क्यू निकलेगा बाहर। समझ पा रहे मेरी बात को? अच्छा, अगर ये बात आप प्रैक्टिकली समझ गए तो थोड़े से अगले कॉन्सेप्ट पे और आ जाओ। अच्छा, अब एक कई बार आपसे कई क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से केस पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। मैंने कहा कि जो अब हमारी कोई वस्तु होती है, इससे आप कहते हैं इसके नीचे की तरफ एक बल कार्य करता है, इसका नाम होता है mg। जो वेट होता है W बराबर mg नीचे की तरफ, और जो उत्प्लावन बल होता है वो ऊपर की तरफ, इसको कहते हैं F, मतलब वोयेंट फोर्स, उत्प्लावन बल। हमने कहा अगर हमारा W बराबर mg ज्यादा हो और उत्प्लावन बल कम हो तो कोई वस्तु होगी वो पानी में। इमेजिन प्रैक्टिकली करो, जैसे हमें एक ये मान लो अपने गांव में तालाब होता है, तालाब का उत्प्लावन बल, जो तालाब का उत्प्लावन बल होता है जो हमारे वेट से अगर कम होगा ना तो हम उसमें डूब जाएंगे।
और ऐसा आप देखेंगे, अगर आप घर में एक बाल्टी ले लो और बाल्टी में एक ठोस बोल्ट ले लो लोहे का, और उसको डालोगे, वो तली में जाके बैठ जाएगा। तली में जाके इसलिए बैठ जाता है कि जो उस वस्तु के द्वारा नीचे की तरफ लगाएगा वेट W बराबर mg, नीचे से लगाएंगे उत्प्लावन बल से ज्यादा था, इसलिए नीचे डूब गई। तो यही मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है कि अगर नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल लग रहा है, तो जो अगर हमारा Wmg नीचे वाले से ज्यादा हो गया ना, तो चीज डूब के यहाँ पे रुक जाएगी, आके तली में बैठ जाएगी। हम कह रहे हैं सिंक मतलब डूब जाएगी अगर हमारा भार, अगर वस्तु का वेट है उसके उत्प्लावन बल से ज्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी। और अगर हमारा W बराबर mg, अगर W बराबर mg उत्प्लावन बल से कम है तो मेरे भाई वस्तु ऊपर आकर तैरने लग जाएगी। क्या समझे? अगर हमारा नीचे से उत्प्लावन बल ज्यादा है, आपने देखा होगा जब कुछ ज्यादा पानी भरा होता है उसमें आप डूबते नहीं, ऊपर ऊपर की तरफ आते हो। ऊपर की तरफ इसलिए आते हो, जो आपका W बराबर mg है ना, मान लिया आप में कोई भार होगा, मान लिया 10 न्यूटन है, आपका वेट 10 न्यूटन है और नीचे से उत्प्लावन बल 15 न्यूटन लग रहा है, तो आप डूबोगे नहीं। तो फिर पानी क्या करेगा, आपको ऊपर लाएगा निकाल के। आपने किसी गहरी कुंडिया वगैरह में अगर नहाया हो कभी, हाँ सरकारी ट्यूबवेल वाले में, तो उसमें तुम डूबते नहीं हो, बार बार ऊपर की तरफ आते हो, क्योंकि नीचे की तरफ से उत्प्लावन बल ज्यादा आता है आपके वेट से, तो आप डूबते नहीं हो। और भाई पानी ठहरा हो और उसमें गप से चले जाते हैं कि बार नीचे, समझ पा रहे हो? ऐसा होता है ना। तो ये उत्प्लावन बल का उदाहरण आप समझ लो। अच्छा, मैंने कहा W बराबर, अगर आपका mg कम हुआ और नीचे उत्प्लावन बल ज्यादा लग रहा है तो आप ऊपर आकर तैरने लगेगी। कोई वस्तु, मान लिया आप वस्तु है, और देखो अगर हम ये कहें कि आप में वेट है ना वो 20 न्यूटन है और नीचे से उत्प्लावन बल 20 न्यूटन लग रहा है, मैंने कहा अगर आपका उत्प्लावन बल और आपका वेट mg बराबर हो जाए, कहे तो इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था की स्थिति आ जाए, तो मेरे भाई किसी चीज को जहां पर छोड़ दोगे ना वहीं पर गिरेगी। अगर किसी आदमी को ये मान के चलो, अगर हमने ऐसे करके ये वाली, मान लिया ये नहाने वाला हमारा बॉक्स था और किसी मान लिया नीचे से लगने वाला कोई वस्तु है ये वाली, और इसका W बराबर नीचे की तरफ लग रहा, ऊपर की तरफ लग रहा Fv उत्प्लावन बल। मैंने कहा अगर इसको बीचों बीच में लाके छोड़ दिया तो वह इतना नीचे जाएगा ना, बीच में फंसा रहेगा। इसको पकड़ के थोड़ा ऊपर कर दो यहाँ पे, तो यहीं पर फंसा रहेगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर, क्योंकि नेट फोर्स हो जाएगा 0। अगर उत्प्लावन बल इसका वेट नीचे की तरफ ज्यादा हुआ, ऊपर कम हुआ, तब तो नीचे आ जाएगा टप से ही। अगर नीचे वाला ज्यादा हुआ, ऊपर वाला नीचे वाला, ये वाला कम लग रहा है और नीचे वाला ज्यादा लग रहा है, तो ये ऊपर आ जाएगा। अगर ये ऊपर वाला भी उसका वेट 10 न्यूटन है और नीचे से भी उत्प्लावन 10 न्यूटन लग रहा है, तो इसको यहाँ पे छोड़ोगे, यहाँ पे रोकेगा, यहाँ पे रोकेगा, यहाँ पे, अगर यहाँ पे छोड़ दिया तो ऊपर बना रहेगा, नीचे दबा दिया तो खत्म हो जाएगा भाई साहब। ऐसा समझ पा रहे हो आप प्रैक्टिकली? तो ये हमने 3 केस बताए हुए था और तीनों को एक बार इकट्ठा समझ लो। मैंने कहा अगर आपका भार ज्यादा है नीचे वाले उत्प्लावन बल से, तो आप भाई साहब आप तली में बैठ जाओगे जाके, समझ पाए? दूसरा, अगर आपका भार कम है उत्प्लावन बल से, उत्प्लावन नीचे वाला ज्यादा है, तो आप ऊपर आके तैरने लगोगे। तो मैंने कहा अगर आपका वेट और उत्प्लावन बराबर हुए, इक्विलिब्रियम की स्थिति हुई साम्यावस्था की, तो मेरे भाई वस्तु जहां पर होगी वहीं टिकी रहेगी। समझ पाए हो कितना बढ़िया प्रैक्टिकली चल रहा है? तो हम ये कहेंगे जब कोई साम्यावस्था वाली स्थिति होगी, नीचे से उतना ही लग रहा है जितना ऊपर से लग रहा है, तो मैंने कहा उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल W बराबर mg के बराबर होगा। समझ पाए हो? अच्छा, यदि साम्यावस्था वाली स्थिति होगी तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल निकालेंगे कैसे? अगर आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला काम आएगा जो आपके पीछे दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट न्यूमेरिकल में काम आएगा कि अगर किसी वस्तु की साम्यावस्था है, इक्विलिब्रियम की स्थिति है, मतलब जहां पर चीज छोड़ रहे हैं वहीं पर रुक रही है, तो नीचे से लगने वाला, सॉरी यदि साम्यावस्था नहीं है, तो यदि साम्यावस्था नहीं है, अगर साम्यावस्था नहीं है, अगर साम्यावस्था होगी तो कितना होगा उत्प्लावन बल? तो W बराबर mg, तो F बराबर mg, वो तो बराबर हो जाएगा, जितना ऊपर से लगा उतना ही नीचे से लगा। तो मैंने कहा उत्प्लावन बल F बराबर mg कर दो, बराबर हो जाएगा। मतलब कोई चीज अगर यहाँ पर है मेरे भाई, अगर कोई चीज ये वाली टिकी हुई है, बोले नीचे से जितना F लगा उतना ही नीचे की तरफ W लगा, तो मैंने कहा इसके उत्प्लावन बल का मान होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, तभी तो टिकी हुई है। तो ये वाला डायरेक्ट mg से निकल आएगा, ये W बराबर mg, तो F बराबर भी mg। लेकिन यहाँ पर प्रश्न आपका ये है कि यदि साम्यावस्था की स्थिति नहीं हुई,
अगर साम्यावस्था की स्थिति नहीं हुई, या तो चीज नीचे टिक जाएगी या ऊपर जाएगी, दो काम होंगे, या तो ऊपर आके तैरने लग जाएगी, अगर ऊपर वाले का ज्यादा वेट हुआ तो तली में बैठ जाएगी। तो मैंने कहा तो उत्प्लावन बल निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो उत्प्लावन बल बराबर होता है DVG, उत्प्लावन F बराबर DVG, और जहां पर DF होगा ना, ये हमारा होगा जो फ्लूइड बोलेंगे, यानी फ्लूइड का डेंसिटी, यानी द्रव का घनत्व। अगर आप पानी में कूद रहे हो तो उस पानी का घनत्व। और आपका B क्या होगा, जो वस्तु डालोगे उस वस्तु के द्वारा हटाया गया, या वस्तु का आयतन, जो वस्तु आयतन हटाएगी वो वस्तु के आयतन के बराबर होगी, जो पानी हटेगा वो वस्तु के आयतन के बराबर होगा। और जो बेटा G होगा वो ग्रेविटी 9.8 या 10 ले रहे हो, बात समझ पाए हो। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए हम इतनी मातापच्ची कर रहे हैं इस वाले फॉर्मूले से। अदरवाइज आर्किमिडीज का सिद्धांत आप सब लोग समझ गए हो कि किसी वस्तु पे अगर बराबर होगा तो बीच में टिक जाएगी, अगर ज्यादा होगा नीचे वाला ऊपर तैरने लग जाएगी, अगर ऊपर वाला ज्यादा होगा तो नीचे डूब जाएगी। ये बात समझ गए हो सब लोग। लेकिन न्यूमेरिकल जब आएंगे तो यही फॉर्मूला काम आने वाला, और कुछ काम नहीं आएगा। उत्प्लावन बल बराबर DVG। अब आ जाओ कैसे यूज होगा इसका। मैंने कहा इस वाले को अगर आप समझ गए हो तो आपके सामने न्यूमेरिकल ऐसा कुछ फॉर्मेट दिखेगा। एक बार इस न्यूमेरिकल को एक बार नजरअंदाज करिए, मतलब देखिए इस वाले न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है। एक बार सिर्फ प्रश्न पढ़िए आप लोग, हम प्रश्न को कराएंगे पहले। ये क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है द्रव्यमान 2 किलोग्राम और घनत्व 8000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब का एक पिंड इतने घनत्व के तरल में पूरी तरह से डूबा हुआ, उत्प्लावन बल ज्ञात कीजिए। क्या आप बता सकते हो कितना अच्छा चल रहा है। चलो देखो हम पहले करा देते हैं। आपने कहा कि मान लिया कि ये वाला कोई ऐसे करके बर्तन था और ये वाली कोई चीज है ना, ये वाला पानी भरा हुआ था। मेरे भाई ध्यान से देखना, इसमें कह रहा है कि 2 किलोग्राम और घनत्व इतना है, घनत्व की तली में पूरी तरह से डूबा हुआ है, मतलब कोई चीज यहां पर रखी हुई है। इसका मतलब इसका W बराबर mg नीचे की तरफ लग रहा होगा और इसका F ऊपर की तरफ लग रहा होगा, यही होगा, ये स्थिति होगी ना। अगर कोई चीज नीचे आके डूब गई है और ये कह रहा है कि जो चीज है, जो द्रव्यमान है 2 किलोग्राम है और इसका घनत्व, ये बोल रहा है कि इसका बेटा दे रखा है, इसका द्रव्यमान दे रखा कितना 2 किलोग्राम और इसका घनत्व दे रखा कितना 8000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये इस वस्तु का दे रहा है बेटा, और इस लिक्विड का दे रहा है बेटा कि 800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व के तरल, ये तरल है ना, वो 800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब आप कहेंगे अगर हम उत्प्लावन बल निकालेंगे तो उत्प्लावन बल होता है बेटा FV बराबर, सही तो है, सही है हाँ, DV और G। तो मैंने कहा कि अगर हम उत्प्लावन बल बेटा निकालने जाएंगे तो मैंने कहा इसका मान दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, DF का मान 800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब आप कहेंगे वॉल्यूम क्या है, इस वस्तु का आयतन क्या है, वस्तु का आयतन क्या होगा। मैंने कहा वस्तु का आयतन होगा, इस वस्तु का आयतन होगा, वस्तु का ऑब्जेक्ट का आयतन कहे तो ऑब्जेक्ट का होगा वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, जितना पानी निकाला होगा उतना ही वस्तु का आयतन होगा। अच्छा इस वस्तु का आयतन निकलेगा कैसे, मैंने कहा इस वस्तु के बारे में दे रखा है कुछ, इसका आयतन क्या होगा, मैंने घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यहां से आयतन बराबर हो जाएगा बेटा द्रव्यमान बटे घनत्व। मैंने कहा इस वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है 2 किलोग्राम और घनत्व दे रखा है 8000, 2 चौकों, तो इसका वस्तु का आयतन कितना हो जाएगा 1/4000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। सही है, यही होगा ना। अब बेटा आयतन, सॉरी क्या निकाल दिया मैंने, यूनिट गलत लिख दी ना, मीटर क्यूब होगा। अच्छा इस फॉर्मूले लगाओ, DF कितना दे रखा है 800 और आयतन कितना दे रखा है 1/4000 और G का मान लगा दो 10।
जल्दी घट जाएगा। आप कहोगे ये सर आंसर जो हमारा निकल रहा होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि 4000 से 4000 कट गए, ये 800 था, सॉरी ये 800 था, ये जो 010 ये 800 था, ये दे रखा 800, तो हमारा बचा 4 दूनी 8, तो लगने वाला उत्प्लावन बल होगा ना, वो होगा बेटा कौन सा 800 की 1000 मतलब 8000। अच्छा बेटा इसमें ये दे रखा है एक द्रव्यमान 2 किलोग्राम, घनत्व कितना है 8 किलोग्राम का क्या है एक पिंड, बोल तो रहा है बोल, और ये वाला दे रखा 800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व के तरल, तो तरल का घनत्व दे रखा है। अगर इसमें थोड़ी सी भी आपको कंफ्यूजन हुई हो तो इसमें मैंने बेटा क्या किया है, एक बार हम इसको कैलकुलेट करेंगे। मैंने कहा डीएफ का मान दिया था, मतलब फ्लूइड का डेंसिटी दे रखी है। अच्छा इधर जो मैंने फॉर्मूला कराया था वो हमने एक बार ध्यान देना, इसमें शायद मैंने बता दिया था आपको, पता रखा है ये वाला कि जहां डीएफ द्रव का घनत्व, वी हमारे हटाएंगे द्रव का आयतन, जी यहाँ पे डेट लेंगे। अच्छा बेटा इस वाले में मैंने कहा वी का मान निकाल लिया मैंने, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन से, और जी का मान दे रखा था, यही तो हमारा मेन था सब कुछ। अच्छा इसको अगर आप कर पाए हो तो इस वाले प्रश्न को ट्राई करो, देखें आप कर पाओगे आंसर इसका। बताओ, ये कह रहा है 50 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के एक पिंड पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, इस पर उत्प्लावकता बल की ज्ञात कीजिए। और इसमें बेटा दे रखा है पता क्या कि डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है बेटा 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, घनत्व दे रखा है। अगर नहीं दिया हो तो मान लेना तुम, पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। देखो हम निकालेंगे क्या बेटा, ये बताओ, हम निकालने जा रहे हैं एफ वी, बॉयंट फोर्स कहे तो उत्प्लावन बल, ये होता हमारा डी वी जी, मतलब फ्लूइड का करना है, डी ऑफ फ्लूइड और वी और जी। तो आप हमें ये बताओ, ये डी दे रखा है कितना 1000, और इसका आयतन दे रखा है 50 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का एक, तो इसका आयतन बेटा दे रखा है हमारा 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को बना दो मीटर, तो मैंने कहा बी बराबर हो जाएगा 50 गुणे 1 मीटर बराबर 10 की घात माइनस का 2 की होल क्यूब हो जाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो मैंने कहा सेंटीमीटर को मीटर बनाया तो बी बराबर आ जाएगा 50 गुणे 10 की घात माइनस का 6 मीटर। ये मीटर बनाना आता है ना, ये बड़ा सिंपल है, 10 की घात 2 है तो 3 दूनी 6, सीधी घात होगा गुणा। अच्छा ये बताओ बेटा कि हमारा ये आयतन दे रखा है 50 गुणे 10 की घात 6, और इसके जी का मान लगा दो 10, सही है। अब जो हमारा होगा वो आप कहोगे सर ये 3 घातें और एक 4, 4 और एक 5, 5 हट जाएंगे तो बचेगा 5 गुणे 10 की घात माइनस का 1 बराबर 0.5 न्यूटन, ये हमारा होगा उत्प्लावन बल का मान। किसी कोई दिक्कत बताओ? अगर हम किसी बस पर लगने वाले उत्प्लावन बल को निकाल रहे हैं तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, डीवी जी, डीवीजी वाला फॉर्मूला है। अच्छा अगला प्रश्न क्या आप कर पाएंगे, एक बार देखना। दो सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, उस पर उत्प्लावन बल ज्ञात कीजिए। बड़ा जल्दी निकाल दोगे आप, बस आपको आयतन का थोड़ा सा फॉर्मूला का ज्ञान होना चाहिए। पाई का मान हाँ दे रखा है, इसमें पाई का मान 3 लगाना है, और इसमें पानी का घनत्व दे रखा है 1000
किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन है, मतलब 3.14 होता है, इसके पाई का मान 3 लगाइए यहाँ पे। देखो मैंने कहा इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो मैंने कहा एक हमारा निकालना है वॉयलेंट फोर्स Fb बराबर dV जी। अच्छा बेटा ये बताओ, इसका घनत्व दे रखा है 1000 और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई और r कितनी है 2 सेंटीमीटर, 2 गुणे 10 की घात माइनस का सेंटीमीटर का मीटर बनाओ होल क्यों, यही तो होगा। अरे मैंने 4/3 पाई आर क्यू और जी का मान लगा दो 10, तो ये हो जाएगा बेटा 10 1000 गुणे 4/3 और पाई का मान 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 10 की घात माइनस का 6 गुणे 10। ये बताओ कुछ कट रहा होगा, 3 से 3 कट गया और देखो 3 ये है 1 4 8 से 32 गुणे 10 की घात माइनस का 2 बचेगा, ये बचेगा 0.32 उत्प्लावन बल का। कहीं समझ में नहीं आया क्या, आ गया ना। हाँ यूनिट का विशेष ध्यान रखना है, ये वाला यहीं पर नहीं, गणित में भी ऐसा करता है कभी कभी, सेंटीमीटर में दे देता है आंसर मीटर में देता है, फिर तो सेंटीमीटर को हमेशा मीटर बना के चलना, मतलब ऐसा यूनिट पे देता आंसर। समझ पाए, मैंने यहाँ पर दिया था 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का मीटर बना दिया, 2 गुणे 10 की घात माइनस का 2 मीटर का सेंटीमीटर, फिर होल क्यू किया ना, ये आर क्यू था 4/3 पाई आर क्यू आयतन, ये लगाता नहीं आयतन, मैंने कहा 4/3 पाई और आर क्यू आयतन लगा दिया, इस बी का मान लगा दिया यहाँ पे। समझ में आ रहा है सभी को? अगर समझ में आ गया तो मेरे भाई इस वाली क्लास को हम यहीं पे रोक लेते हैं। एक क्वेश्चन शायद और लगा हुआ है, अगर वस्तु का उत्प्लावन बल बताना है, अगर 2 किलोग्राम वस्तु का द्रव्यमान द्रव में तैरता है, अगर द्रव में तैर रहा है इसका मतलब तो नीचे बैठ गया है, द्रव में तैर रहा है इसका मतलब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, मतलब अगर कोई वस्तु है और इसकी तरफ लगने वाला W होगा, ऊपर की तरफ F लग रहा है और ये वस्तु तैर रही है, इसका मतलब इस पर लगने वाला उत्प्लावन बल होगा ना, वो होगा F बराबर mg। m कितना दे रखा है 2 किलोग्राम और g का मान 10, तो आंसर आ जाएगा। इसमें BDG फॉर्मूला नहीं लगाना है, जो DBG था ना फॉर्मूला वो नहीं लगेगा। अगर कोई वस्तु तैर रही है इसका मतलब साम्य अवस्था में, अगर कोई वस्तु तैर रही है इसका मतलब साम्य अवस्था में, जब तक ये ना बोले उसका आधा भाग ऊपर है आधा भाग नीचे है, जब तैर रहा है इसका मतलब इक्विलिब्रियम है, अगर तैर रही है तो इक्विलिब्रियम है। अब आप ये मत सोचना कि सर ऐसा तो नहीं नीचे वाला उत्प्लावन बल ज्यादा लग रहा हो, जब वो बोलेगा कि इसका आधा भाग ऊपर की तरफ है इसका मतलब नीचे से उत्प्लावन बल ज्यादा लग रहा है, वो अगर बोलना तैर रहा है इसका मतलब ये वाली सिचुएशन कैसी है हमारी, इक्विलिब्रियम। साम्यावस्था वाली सिचुएशन है। तो आगे क्वेश्चन हम कल करा रहे होंगे, इस वाली क्लास को यहीं पे रोक लेते हैं। ओके, थैंक यू मेरे भाई। अगर यहाँ तक मेरे भाई आए प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक करिए और कमेंट कर दीजिए करिए कैसा लग रहा है। कमेंट में कुछ कंटेंट में कमी हो तो बताइए कैसे और हम कर सकते हैं अच्छा। ओके, थैंक यू।